राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम मॉडर्न इंडिया है इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत है वो पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने औरंगजेब के बारे में बात की थी, कैसे बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसके बाद कौन कौन से राजा आए, उनका कार्यकाल, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन SSC में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सभी हमने कवर किए हैं। तो लास्ट में हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। आगे हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं आया गद्दी पर जो आगे मुगल साम्राज्य है इसको बनाए रखे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो मॉडर्न इंडिया है इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कैसे मुगलों का पतन हुआ। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगलों का पतन 1707 से लेकर 1857 की जो क्रांति हुई है तब तक मुगलों का पतन हो जाता है। तो इस क्लास में आज हम यही पढ़ेंगे जो 1707 में क्या हुआ था। जजाओं का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मुआजम ने आजम और कमबख्श दोनों की हत्या कर दी थी और खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मुआजम। और ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था? बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम प्रथम, इसके नाम से गद्दी पर बैठा था। 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासन रहा था। यह 65 वर्ष की उम्र में भारत का मुगल बादशाह बना था। कौन? मुआजम। और इसे ही बूढ़ा बादशाह कहा जाता है और पेपर में यही पूछा गया था कि बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मुआजम को। और किस नाम से गद्दी पर बैठा था? शाह आलम प्रथम या फिर बहादुर शाह प्रथम। 1707 में शाहू मुगलों की कैद से आज़ाद हो गया। जब पहले औरंगजेब था, औरंगजेब का शासन चल रहा था, तब औरंगजेब ने 1689 में संभाजी पर आक्रमण किया था। ये मराठे हैं, एक साइड तो औरंगजेब का शासन चल रहा था और एक साइड संभाजी जो मराठे हैं उनका उदय हो रहा था। तो औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया था 1689 में और आक्रमण करके औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी थी येसुबाई और उसका पुत्र था शाहू, दोनों को कैद कर लिया था। तो इसने गद्दी पर बैठते ही, मुआजम है, इसने गद्दी पर बैठते ही क्या किया? जो शाहू था इसको आज़ाद कर दिया। औरंगजेब ने तो इसको कैद किया था, जो संभाजी का बेटा है ये शाहू। तो औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुआजम ने क्या किया? शाहू को आज़ाद कर दिया और शाहू क्या बना था? अगला मराठों का शासक बना था। 1712 में बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान के दौरान बहादुर शाह इसकी मृत्यु हो गई और बहादुर शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांदर शाह। 1 साल इसने राज किया था। जो जहांदर शाह है इसको क्या कहा जाता था? मूर्ख शासक कहा जाता था। बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता था? बहादुर शाह फर्स्ट को। और मूर्ख शासक जहांदर शाह को। हम यहाँ से बिल्कुल मेन पॉइंट पढ़ेंगे। जो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खां, इन दोनों ने क्या किया? जहांदर शाह की मृत्यु कर दी और अगला राजा किसे बना दिया? फर्रुखसियर को अगला मुगल बादशाह बना दिया। तो अब हम मेन पॉइंट देखेंगे यहाँ से भी। फर्रुखसियर है, इसका शासन कब से कब तक था? 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखसियर है इसका शासक था। और ये वही शासक है जिसने अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। और ये पेपर में पूछा जाता है कि अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। फर्रुखसियर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? शाहजहां सेकंड। ये हमारे लिए मेन नहीं है, हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोहम्मद शाह है इसी को क्या कहते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से लेकर 1748 तक इसका शासन था। 1719 में इसने सैयद बंधुओं की हत्या निजाम उल मुल्क की मदद से करवाई। जो सैयद बंधु हैं इन्होंने किसकी हत्या करवाई थी? फर्रुखसियर की भी हत्या करवाई थी। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला है, इसने क्या किया? जो ये सैयद बंधु हैं इनकी दोनों की हत्या करवा दी निजाम उल मुल्क की मदद से। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। निजाम उल मुल्क को हैदराबाद का सूबेदार बनाया। हैदराबाद का सबसे पहले निजाम कौन बना था? निजाम उल मुल्क। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हैदराबाद का पहला निजाम कौन था? निजाम उल मुल्क। ये कौन था? पहला निजाम। और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में भारत में इसका विलय करवाया था हैदराबाद, क्योंकि ये हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हो रही थी। और हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये जरूर याद रखना है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की
कहा जाता था, यानी कि मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली हुई थी, मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और जो ये नादिर शाह ये कौन है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। 1739 में नादिर शाह ने करनाल पर मतलब अटैक किया था, यानी कि 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह, इन दोनों के बीच में हुआ था। और जो नादिर शाह है इसका सेनापति कौन था, अहमद शाह अब्दाली। जो आगे चलकर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है वो कौन करता है, अहमद शाह अब्दाली ही करता है। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था। और यह आखिरी मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। जो ये मयूर सिंहासन है इसी का दूसरा नाम क्या है, तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन। और ये बनवाया किसने था, ये शाहजहां ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और नादिर शाह अपने साथ जाते हुए क्या लेकर गया था, मयूर सिंहासन और कोहिनूर, ये दोनों चीज़ अपने साथ लेकर गया था। जजिया कर भी समाप्त हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला इसकी मृत्यु 1748 में होगी थी। यहाँ से हमने बस 2-3 यही पॉइंट याद रखने हैं। एक तो हैदराबाद का पहला निज़ाम कौन था, निज़ाम उल मुल्क। और 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, किसके बीच में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। जिसमें जो नादिर शाह है वो अपने साथ क्या लेकर गया था, मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और एक कोहिनूर हीरा, ये नादिर शाह अपने साथ लेकर गया था। और मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा, अहमद शाह, 1748 से लेकर 1754 तक। 1748 में अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ, ईरान का शासक था ये। यहाँ से बस हमने यही याद रखने हैं कि उसके बाद कौन राजा बना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अहमद शाह अब्दाली है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर सेकंड इसके बाद गद्दी पर बैठ गया। आलमगीर सेकंड के टाइम पर क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और जो ये रॉबर्ट क्लाइव है ये कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर था। और सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब था। इन दोनों के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और सिराजुद्दौला क्यों हार गया, क्योंकि इसका एक सेनापति था मीर जाफर, इसने गद्दारी की। इस मीर जाफर ने सारी बातें, जो इसकी रणनीति थी, कैसे ये लड़ता था, ये सब किसको बता दिया, रॉबर्ट क्लाइव को बता दिया, जिसके कारण ये जीत गया और ये हार गया। और ये पेपर में पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में किसने धोखाधड़ी की थी, मीर जाफर ने। आगे है शाह आलम प्रथम, गद्दी पर बैठ गया 1759 से लेकर 1806 तक। और इसी के टाइम पर क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, हमने एग्जैक्ट डेट यहाँ पर याद रखनी है। हमने पढ़ा है, पानीपत का पहला युद्ध भी पढ़ा था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 5 नवंबर 1556 को बाबर और हेमचंद्र, इन दोनों के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली है ये जीत जाता है। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिजाउद्दौला, इन तीनों के बीच में क्या होता है, एक साइड तो ये तीनों थे और दूसरी साइड कौन थे, अंग्रेज की सेना थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, एक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना है उसका नेतृत्व कर रहा था। और इसमें क्या है, अंग्रेज जीत जाते हैं। प्लासी के युद्ध में भी कौन अंग्रेज जीत गए थे, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। और बक्सर के युद्ध में भी एक्टर मुनरो है ये जीत जाता है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और उन्होंने मुगलों को पेंशनकारी बनाया, यानी कि दिल्ली पर अधिकार तो अंग्रेजों का हो गया, फिर अंग्रेज है ना मुगलों को पेंशन देते थे, इस तरह रख लिए थे ये। और उसके बाद कौन राजा बना था, मुगल बादशाह कौन बना, अकबर द्वितीय। यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला भारत का पहला मुगल बादशाह था, यानी कि इसको किसने बनाया था, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बनाया था। और यहाँ से एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर द्वितीय से, जो राजा राम मोहन राय है इसको राजा की उपाधि किसने दी थी। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा लिया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी।
अगर हम यहाँ पर राजा राम मोहन राय की बात करें तो ब्रह्म समाज है, ये इसके संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं। आत्मीय सभा किसने बनाई थी? राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। और 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत भी किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। उसके बाद है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है, बहादुर शाह सेकंड। ये क्या था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। और 1857 की क्रांति के टाइम पर ये दिल्ली में बैठा हुआ था। भारत का प्रसिद्ध शायर था, जफर के नाम से प्रसिद्ध था। 1857 की क्रांति का नेता था बहादुर शाह जफर। 1857 में इसको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और रैगून जो वर्तमान में हम म्यांमार देश कहते हैं, बर्मा भेज दिया गया था। 1862 में इसकी मृत्यु कहाँ पर होगी? रंगून में ही हो गई थी। और इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। एक 1857 की क्रांति पर जो दिल्ली में बैठा था, ये कौन था? ये था बहादुर शाह जफर। बस इससे यही पूछा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति को भारत का पहला सैनिक विद्रोह कहा जाता है और इसके सिंबल क्या थे? कमल का फूल और रोटी। और 1857 की विद्रोह है, इसकी रणनीति है, मतलब हम सीरीज में पढ़ेंगे बिल्कुल। 1857 की क्रांति है, जो विद्रोह शुरू हुए थे इनको। 1857 की क्रांति के टाइम पर वायसराय कौन था? केनिन। ये गवर्नर जनरल ही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक था। अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो केनिन था। अगर पूछा जाए ये क्या था उस टाइम पर, वायसराय था केनिन। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय पर वायसराय कौन था? केनिन। और मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह जफर। और एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो वी डी सावरकर है, इसने क्या कहा था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो 1857 की क्रांति है उसको क्या कहा था? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था? वी डी सावरकर ने। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? दादा भाई नारोजी की है। उसके बाद जो डलहौजी है, इसका भारत पर राज आ गया था। इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जो डलहौजी है, इसका काल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। जो 1857 की क्रांति है, ये तो है नहीं कि एकदम से हमने क्रांति कर दी। उसके धीरे धीरे मतलब कुछ रीजन्स बने, धीरे धीरे मतलब क्या क्या कुछ हुआ, वे सब उनके बाद एकदम तो 1857 की क्रांति हुई नहीं। तो वे कारण क्या क्या थे? सबसे पहले था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब किस किस वजह से ये जो 1857 की क्रांति है ये उभर कर हमारे सामने आई थी? तो डलहौजी का टाइम कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। 1848 में इसने महाराजा दिलीप सिंह पर आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार किया और इसने दिलीप को अंग्रेजों का पेंशनकारी बना दिया। डलहौजी ने 1848 में जो पंजाब है इस पर अधिकार कर लिया और जो दिलीप सिंह है इसको पेंशनकारी मतलब इसको पेंशन देने लगा। 1849 में दिलीप सिंह के हाथों से कोहिनूर हीरे को महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट में दिलवाया। तो दिलीप सिंह है, इसने अपने ही हाथों से कोहिनूर का हीरा है जो ये महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। इसके बाद डलहौजी ने क्या किया? भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये नीति चलाई, हड़प की नीति। और ये हड़प की नीति क्या थी? इसमें ये था, अगर कोई भी मतलब राजा है उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके बाद उस राजा के मरने के बाद उस पर कब्जा किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। और ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने चलाई थी, हड़प की नीति किसने चलाई थी? ये डलहौजी ने चलाई थी। और सबसे पहले किसको कैप्चर किया था? सतारा को। 1848 में सतारा है, इस पर अधिकार किसने किया था? डलहौजी ने किया था। और ये पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहले डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसके द्वारा किसको हड़पा था? तो सबसे पहले 1848 में किसको हड़पा था? सतारा को। उसके बाद संबलपुर को, बघाट को, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। और सबसे लास्ट में किसको हड़पा था? अवध को। और यहाँ से मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वे मैं बता देती हूँ। 1848 में सतारा को, उसके बाद यहाँ से झांसी इम्पोर्टेंट है क्योंकि झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने भी पुत्र गोद ले रखा था, वही आगे राजा बना है। फिर उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने चला रखी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके द्वारा झांसी पर कब्जा कर रहे थे ये। तो उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी। अवध है, अवध पर भी कब्जा अंग्रेजों ने सबसे लास्ट में किसने हड़पा था? अवध को हड़पा था।
और ये है करौली। इस पर मतलब सबसे पहले हड़प लिया और फिर उसको छोड़ दिया। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि डलहौजी ने पहले किस मतलब पहले हड़प लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, वो कौन सा जगह थी? वो थी करौली। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो उस टाइम पर अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। और लखनऊ से विद्रोह वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम मतलब अवध है इसको नहीं देंगे। और वहाँ से मतलब किसने विद्रोह किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि अवध की तरफ से विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। सामाजिक कारण ये थे राजनीतिक कारण, मतलब किस कारण 1857 की क्रांति है वो आगे जाके उभर कर आई? तो डलहौजी के कारण, क्योंकि इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अडॉप्ट की नीति। और इसका एक और नाम है व्यापगत का सिद्धांत, ये भी कहा जाता है इसको। ये तीनों नाम इसी के हैं। 1856 में डलहौजी ने एक विधेयक पेश किया था जिसको विधवा पुनर्विवाह विधेयक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह विधेयक किसके टाइम पर पारित हुआ था? डलहौजी के टाइम पर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस विधेयक को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कोई भी विधवा है उसका दोबारा से शादी करवाना, ये विधेयक कौन लेकर आया था? डलहौजी लेकर आया था। और इसका सपोर्ट किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। धार्मिक कारण क्या था इसका? 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। और ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि 1857 का राजनीतिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, ये सब पूछे जाते हैं ऑप्शंस में। तो रंगोजी बाबू और अजीमुल्ला खान ने लंदन में रणनीति बनाई थी कि इस विद्रोह की शुरुआत कब होगी? 31 मई 1857 को, यानी कि ये डेट रखी गई थी लेकिन इससे पहले ये शुरू हो गई थी। 31 मई 1857 डेट रखी गई थी। 1857 की क्रांति है उसकी। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा कैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया, बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, ये सब पढ़ा हमने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले मध्यकालीन भारत की क्लासेज ले रखी हैं, अगर किसी ने वे नहीं देखी हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं। और कहीं पर भी ये नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि 4-5 हज़ार का बैच मिलता है इनका। और मैं कोचिंग सेंटर का तो नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के हैं, CGL लेवल के नोट्स हैं ये। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।